नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, हम कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। और हम ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक या जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो विश्व में सबसे पुराने हमारे हैं। हम ये भी कहते हैं जो संघवाद है वो विश्व में सबसे पुराना है। मोदी जी ने राम मंदिर में ध्वजा पताका फहराते समय ये बात कही थी कि लोगों ने लगातार कहा है, लोगों ने लगातार दुष्प्रचार किया है कि भारत का संविधान कहीं बाहर से बनाया गया है, विश्व के दूसरे संविधानों से इकट्ठा करके बनाया गया है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर, अभी अर्जुन राम मेघवाल का स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे, जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा कि भाई ये गलत है। डॉक्टर अंबेडकर की 24-25 नवंबर 1949 की स्पीच पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है कि हमने विश्व से ये चीजें ली हैं। ये बात सही है कि विश्व को हमने दी हैं। भारत ऐसा नहीं है कि इन चीजों से अनभिज्ञ था, भारत इन विषयों को पहले से जानता है। इसका मतलब ये हो गया कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी है, और विश्व के जो आज के आधुनिक सिद्धांत कहे जाते हैं उसकी जननी भी भारत है। वो अलग बात है कि मुसलमानों के हमले की वजह से, आक्रांताओं के शासन की वजह से जो 1000 साल का पीरियड था वो तलवार के दम पर चलने वाला था, बंदूक की दम पर चला था। इसलिए वो मूल्य कहीं ना कहीं डेविएट हो गए। और बाद में मैकाले की शिक्षा पद्धति की चर्चा भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में की थी कि भाई हमें वो माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए, हमें स्वाधीनता का एहसास होना चाहिए, अपने स्व का एहसास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विश्व हमको जो जो बना गया है हम वैसे ही रहेंगे, हमको अपनी जड़ों की तरफ वापस आना चाहिए और भारत को समझना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार इस समय की, भारत का जो सिस्टम है, राष्ट्रपति महोदय, ये सारे मिलकर या सभी लोग एक ही स्वर में स्व का भाव जगा रहे हैं कि भारत को स्व के भाव में आना चाहिए और भारत स्वतंत्र बनाया जाए। स्वाधीन होने के अलावा भाव भी स्व का हो, मस्तिष्क भी स्व का हो। अब ऐसी परिस्थितियों में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके मूल्य चुनाव होता है। पहले डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी जो मूल्य होता था, आर्टिकल 1 को अगर आप पढ़ेंगे, भारत की डेफिनेशन को, आर्टिकल 2 को पढ़ते हैं जब, तो उस समय में जब ये नए संविधान को एक नए सिरे से लिख रहा था, एंशिएंट संविधानों को उठाते हुए, तो मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ की तो खास बात ये रही है कि राजा अपने यहाँ बाउंड्रीज को तय करता रहा है। हमारे यहाँ की खास बात रही है कि हम सॉवरेंटी पर विश्वास करने वाले थे। हाँ, वो अलग बात है कि आर्टिकल 2 में पहले ये अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से होता था, लेकिन बाद में जब चक्रवर्ती सम्राट अश्वमेध यज्ञ करवा लेता है तो फिर वो बाउंड्रीज को भी अल्टर कर सकता था। यानी कि इस हद तक डेमोक्रेसी भारत में प्रिवेल करती रही है, या इस हद तक जो आज के संविधान में कहा गया है। लेकिन उस समय वो तलवार की दम होती थी, उसके बाद राजा का स्वविवेक होता था और उसके रिफॉर्म्स होते थे। आज की तारीख में हम राजा भी चुनते हैं अगर, तो वो फिर चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी वोट डालता है और जिसके माध्यम से हम राजा को चुनते हैं। अब राजा चुन गया, राजा बैठ जाए, सही चुनाव हो जाए, ये बड़ी भारी समस्या है। और हमने ये बातें देखी भी हैं। लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोगों के समय पर कैसे मतपेटियां उठाई जाती थी, चुनाव जबरदस्ती जिताए जाते थे, लोगों को हड़का धमका कर वोट बताया जाता था। इस बार बिहार का चुनाव हुआ तो लोगों ने बयान दिया कि भाई हम तो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, भले मेरी आयु 55 साल की हो, लेकिन मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले इतनी कड़ी सुरक्षा नहीं होती थी, इतना इंतजाम नहीं होता था, और हम गरीब आदमी हैं, हमारे ऊपर बंदूक की वो रख कर कहा जाता था कि तुम्हारा वोट पड़ गया। जब हम पोलिंग बूथ पर डालते थे तो वो कहता था तुम्हारा वोट पड़ चुका है, घर जाओ। ये बात बंगाल में अभी भी दिखाई देती है, तमिलनाडु में भी दिखाई देती है, केरला में भी अभी दिखाई देती है कि अभी इन राज्यों में ये समस्या है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार पुलिस प्रशासन को अपने हाथ में लेकर वो कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को विवादित करने से भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग जब सही वोटर लिस्ट बने, ओरिजिनल भारतवासियों की ही वोटर लिस्ट बने, भारत के नागरिक ही वोट डालें, ऐसा करने के लिए जब वो स्पेशल रिवीजन करवा रहा है, एसआईआर जिसको कहा गया, स्पेशल रिवीजन करवा रहा है, तो बिहार के चुनाव के दौरान भी बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट आए, पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों तक उसकी सुनवाई हुई। अब वो सुनवाई, बिहार वाला मामला तो
सुलझ गया। उस समय भी ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में था और उन्होंने लगातार ये बात कही थी कि भाई कुछ गलत हो तो हमें बताओ। हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि चुनाव आयोग का मूल ज्यूरिडिक्शन लगता है चुनाव आयोग ही करेगा। चुनाव आयोग ने कुछ गलत किया हो तो मुझे बताइए, तो हम उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो चुनाव प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करने का अधिकार नहीं है। चुनाव प्रक्रिया में किसी को भी, और जो जो चुनाव आयोग जिस प्रकार से सूचियां बनाता है ये उनका काम है और उनके पास ही एक रिड्रेसल ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, वहां आप अपील कर सकते हैं और अपना सब कुछ ठीक करवा सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम उस पर निश्चित तौर पर को काम करेंगे। अब लोगों ने उस विषय पर उठाया कि साहब ये 50 लाख लोग बाहर हो गए और इनके वोट कट गए और ये सही नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने तमाम वोट चोरी के आरोप लगा दिए, सेमिनार कर डाले, हालांकि वो सारे सेमिनार जितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी वो सब की सब रिब्यूट हो गए। रिब्यूट से मतलब है वो सब खंडित हो गए, वो सारी झूठी इंफॉर्मेशन वो देते थे। लेकिन करत करता अभ्यास जब जड़ जात सुजात, ऐसा एक श्लोक हम पढ़ते हैं, ऐसा एक दोहा हम पढ़ते हैं, तो ये कहता है कि लगातार अगर झूठ भी बोला जाए तो कभी वो सच हो जाता है। लगातार राहुल गांधी और विपक्ष इस बात को उठाने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव आयोग गलत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी खुले हृदय से उसकी सुनवाई कर रहा है और आपको बहुत समय उन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस बार ये कर सकते हैं कि आधार कार्ड को वो बना देंगे, आधार कार्ड जिनका है आधार कार्ड लगाकर भी वोट डलवा सकता है, लेकिन आधार कार्ड मूल दस्तावेज नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जिनकी 2002 से पहले की सूचियां हैं, यानी कि आज से 23 साल पुराना रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड से मतलब मैं नया वोटर हूं, मेरा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, मेरे पिता का मिलेगा, मेरे बाबा का मिलेगा, यानी कि मेरे परिवार का कोई ना कोई हायरार्की हमको मिलती है और हम उसके बीएलओ के सामने रखते हैं, तो वो हायरार्की के आधार पर वो हमारी डेट ऑफ बर्थ निकालता है और डेट ऑफ बर्थ निकालकर हमारे वोट को कंफर्म कर लेता है। लेकिन जिनका वोट 2002 के बाद बना है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो 2002 के बाद क्यों तय किया गया है, लेकिन जिनका वोट 2002 के बाद बना हुआ है, जिनका आधार 2002 के बाद बना हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट 2002 के बाद बने हुए, उनसे चुनाव आयोग लगातार ये पूछ रहा है कि अपने पैतृक निवास को बताइए। आप एक जगह, हालांकि चुनाव आयोग का ये काम है, वो आपसे पूछ रहा है कि अपने वो उनका बताइए जहां से आप आए हैं। आपके पिता होंगे, आपके बाबा होंगे, आपके दादा होंगे, वो उस गांव के होंगे, वहां का रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा। कोई ना कोई रिकॉर्ड ला कर दीजिए। नहीं भी ला कर देते हैं तो हम अभी आपको होल्ड पर रखते हैं, आपका नाम सूची पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपका एड्रेस लिख लेते हैं, आपके गांव का एड्रेस लिख लेते हैं और हम वहां पर भेज देते हैं। वहां की चुनाव आयोग की जो टीम है उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेगी और उसके बाद आपका वोट बन जाएगा। ये एक प्रक्रिया की बात करते हैं। अब इसमें चूंकि कर्मचारी ही काम करते हैं, ज्यादातर शिक्षक काम करते हैं और इस समय शिक्षक बहुत टायर्ड है। वो बात आपको तब पता लगेगी जब अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ की पत्र चुनाव आयोग को जो लिखा गया उसको मिलेगा। उनका कहना है कि उनके पास 15.5 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं जो उनके संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। ये 15.5 लाख टीचर्स इस समय एसआईआर में जुड़े हुए हैं। ये 15-15, 17-17 घंटे काम कर रहे हैं। प्रेशर इतना है, कितने कम समय में इनको वो करना है और उसके बाद जो ऐप बनाया गया है वो ऐप भी कहीं से क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। ऐप बहुत बार डाउन हो जाता है, ऐप डिफॉल्ट में चला जाता है, ऐप क्रैश हो जाता है। क्योंकि लोड तो हो गई, देश भर के बीएलओ, लाखों बीएलओ इस समय दिन में लाखों करोड़ों का डेटा डाल रहे हैं। हम मान के चलें कि देश में अगर 70 लाख वोट है तो 70 करोड़ वोट है तो 70 करोड़ का होगा। हालांकि वो अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने पहले अभी 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ही लिए हैं, पूरा देश नहीं लिया। लेकिन शैक्षणिक महासंघ ने जो लिखा है, हालांकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक घटक है, इसलिए उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने यथार्थ को बताने की कोशिश की कि भैया गांव देहात में कहीं जाते हैं, 23 साल पुराना डेटा नहीं ला पाता, बीएलओ के हाथ में कुछ है नहीं, ऐप उसको लेता नहीं है, इसलिए बीएलओ के ऊपर हमले हो रहे हैं, बीएलओ की मारपीट हो रही है, बीएलओ की हत्या हो रही है। ऐसी परिस्थिति में बीएलओ की हत्या हो जाती तो चुनाव आयोग को 1 करोड़ रुपया अनाउंस करना चाहिए कि बीएलओ की अगर हत्या हो जाती है ऐसी परिस्थिति में ये काम करते समय तो 1 करोड़ रुपया उसको मुआवजा मिलेगा। उसके अलावा उसका पूरा खर्चा उठाया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी या चुनाव आयोग लेगा। ये पत्र भी आए तो आप समझ सकते हैं कि बीएलओ इस समय काम कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर भी ओवरबर्डन है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि जब वो 23 साल पुराना डेटा 23 साल के बाद वाला डेटा लेता ही नहीं है, जब तक पुराना क्रॉस वेरीफाई ना हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या गलत चुनाव आयोग कर रहा है? चुनाव आयोग सिर्फ आपके 25 साल पुरानी यानी कि आपकी पिछली पीढ़ी को क्रॉस वेरीफाई कर रहा है कि आज आपका वोट है, आपकी पिछली पीढ़ी का भी वोट रहा होगा और पिछली पीढ़ी का भी आपका डेटा रहा होगा, वो हमको दिखा दीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो गांव का पता बता दीजिए, हम वहां से पता कर लेंगे। अगर आप गांव का पता नहीं बता सकते तो इसका मतलब है आप इलीगल इमिग्रेंट हैं। अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं और भारत में गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं तो हम आपका वोट कैसे मान लें?
अब ये तो करोड़ों की तादाद में 2 करोड़ वोट ऑलरेडी कट चुका है। 10 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें एसआईआर चल रहा है, 2 करोड़ वोट कट चुका है। और इसके अतिरिक्त वेरीफाई करते समय जो फॉर्म लिए जा रहे हैं उनमें भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वेरीफाई हो जाएं। इसलिए इनकी समस्या बहुत बड़ी है कि अगर 5, 7, 8 करोड़ वोट कट गया, आप सोचो 5, 7 करोड़ वोट कट जाएगा, तो फिर अब 5, 7 करोड़ वोट कट जाएगा। जहां पर 50 करोड़ 40 करोड़ वोट देश में पड़ता हो, 50 करोड़ वोट देश में पड़ता हो, वहां 50 करोड़ में अगर 5 करोड़ कट जाएगा तो 10% का प्रभाव पड़ेगा। अगर 10% वोट कट जाएगा और जो विपक्ष को ही जाता हो, क्योंकि मोस्टली विपक्ष ही इस पर हंगामा कर रहा है, तो यह माना जाना चाहिए कि ये सारा वोट विपक्ष का है। और विपक्ष का वोट जबरदस्ती का, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी का वोट है या फिर इलीगल वोट है या फिर ये डबल वाला वोट है या फिर मृतक का वोट है, जो वोट पड़ता है लोग डलवा भी हैं, वो वोट अब नहीं पड़ पाएगा क्योंकि एसआईआर हो रहा है और अनुमान है कि पूरे देश में 5 से 7 करोड़ वोट ऐसे कट जाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेज पर ये होम मिनिस्ट्री को डिटेल जाएगी। होम मिनिस्ट्री बाद में इनकी नागरिकता चेक करेगी और फिर हम इलीगल इमिग्रेंट्स को सही से देख सकते हैं। वैसे भी इलीगल इमिग्रेंट के मामले में हमारे देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत तेजी से। ये मानकर चलिए कि पूरे देश भर में जहां भारतीय जनता पार्टी की कम से कम सरकारें हैं, वो उस पर एसआईआर का भी डेटा लेने वाले हैं और अभी वो काम भी कर रहे हैं। जहां जहां इलीगल बस्तियां थी, दिल्ली की बात करेंगे तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली के रिंग रोड पर लोगों ने भीड़ देखी अपना सामान लेकर पैदल जाते हुए। कौन है भाई? बांग्लादेशी हैं या फिर रोहिंग्या हैं। अब उनसे पूछा गया, चूंकि रुकते हैं दुकानों पर, कुछ खाते हैं, पीते हैं, कुछ बात करते हैं, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई अब हम तो बाहर से आए हैं, हमको दिल्ली की सरकार ने उस समय केजरीवाल ने बसाया था और अब हम यहां से बाहर जा रहे हैं। तो अब बाहर इसलिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और वो निश्चित तौर से अब हमको खोज कर निकालेगी, हमको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए और वापस बांग्लादेश वापस भेजा जाए या फिर रोहिंग्या होने के नाते उनके पूर्व देश में वापस भेजा जाए। उससे अच्छा है कि हम ये प्रदेश छोड़ देंगे, हम उन प्रदेशों में रहेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। अब सोचकर देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं एटलीस्ट वहां लगातार पुलिस और लोग सक्रिय हो गए हैं और उनमें से भले ही स्पीड कम हो लेकिन लगातार इनकी छटनी हो रही है, डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अच्छा, फॉरेन ट्रिब्यूनल में मुकदमा भी चलाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं कि साहब फॉरेन ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया, बांग्लादेश में वो छोड़ा है, बांग्लादेश सरकार ने भले लिया हो उनको, लेकिन उनको भारत में अपील का राइट होना चाहिए। भारत में अपील का राइट का मतलब 10-5 साल और खींच जाएंगे, हो सकता है बीजेपी सरकार तब तक चली जाए, या हो सकता है कि फिर ऐसी परिस्थितियां ना रहे और इनको सबको नागरिक बना दिया जाए नेचुरलाइजेशन के बेस पर। नेचुरलाइजेशन मतलब इनके बच्चे यहां पैदा हो गए, जो साहब यहां पैदा हो गए, बाई बर्थ उसका यहां फंडामेंटल राइट बन जाता है या बाई बर्थ वो यहां का सिटीजन बन जाता है। ऐसी दिमाग में चालबाजियां रखते हुए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अपील की सेकंड अपील का फिर हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सबका अवसर भी उनको मिले तो कम से कम 10-20 साल इसमें खिंच जाएंगे। और कहीं किसी कोर्ट में ऐसा फंस गया जो स्टे कर दे तो मजा आ जाएगी। ये बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ वापस बुलाकर बात करेंगे कि भाई उनको अपील का राइट दिया जाए। आपने बांग्लादेश भेज दिया, मैंने सुबह भी बताया था कि बांग्लादेश अगर उन्होंने भेज दिया है तो क्या बांग्लादेश वाली सरकार ने उनको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया था? उनके देश के नागरिक नहीं थे? एवं ही हमने वहां पर दसियों लाख लोग भेज दिए। ऐसे ही भारत सरकार ने अपना हवाई जहाज इस्तेमाल किया और वहां छोड़ दिया, ऊपर से फेंक दिया क्या? या ऊपर से फेंक दिया या उनको छोड़ा क्या? बांग्लादेश सरकार ने भी क्रॉस वेरीफाई किया होगा तभी उनको लिया होगा। तो भारत में ये बड़ी ड्राइव है, 5 से 7 करोड़, कुछ लोग 10 करोड़ की भी बात करते हैं। 10 करोड़ लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में निकलने वाले हैं। ये इनकी प्राइमरी स्टेज एसआईआर है। अब ये जो एसआईआर है, एसआईआर के विषय में सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करते समय कहा कि आप मुझे एक बात सिर्फ बताइए कि आप पॉलिटिकल पार्टी सब उधम मचा रही हैं, आप लगातार इसकी सुनवाई कर रहे हैं, बिहार का चुनाव भी होगा, बिहार में सरकार भी बन गई, देश भर में अगर एसआईआर हो रहा है, खासतौर से केरला सरकार, बंगाल सरकार, तमिलनाडु सरकार ये एसआईआर को लेकर बड़े चिंतित हैं। ये सुप्रीम कोर्ट चले आए और सुप्रीम कोर्ट में जो जितनी ताकत लगा सकते हैं, जितना बड़ा वकील खड़े कर सकते हैं, जितने ज्यादा वकील खड़े कर सकते हैं, वो सारे प्रयास वहां पर चल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट, हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत दूसरे मस्तिष्क के हैं। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रवादी व्यक्ति भी दिखते हैं और उनकी टिप्पणियां भी अपने आप में बताती हैं कि वो किस तरह से देश को सोचते हैं। देश की बेसिक परिस्थितियों के मामले में, देश से इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करने के मामले में, देश में लगातार हो रही अफरा तफरी के मामले में, जुडिशियल डिसीजंस के मामले में, कोलिजियम का मामला, या फिर पुराने जजमेंट जो कि सरकार के अगेंस्ट में चले गए या देश के बेसिक
स्ट्रक्चर के खिलाफ चले गए, उन सब पर वो इस समय रिव्यू कर रहे हैं, सारी चीजों पर रिव्यू कर रहे हैं। हालांकि उनके पास टाइम बहुत कम है, 15 महीने का, फिर भी उन्होंने कल पूछ लिया कि भाई आप इतना उधम मचा रहे हो, लगातार हमारे पास आ रहे हो, जिसका वोट कटा उनमें से एक भी नहीं आया, जिसको मृतक घोषित कर दिया अगर उनमें कोई ऐसा है जो जीवित है तो वो एको नहीं हमारे पास आया। हमारे पास ना तो वोटर आ रहा है, ना हमारे पास जिसकी ग्रीवांस है वो आ रहा है, ना हमारे पास विक्टिम आ रहा है। आप हमारे पास लगातार आ रहे हैं, कोई तो आता जो ये बताता कि साहब हमारा गलत हो गया है। अब कोई नहीं आया। वो पॉलिटिकल पार्टियों का खेला है कि वो सब वोट वैसे बने, और जिनका जिनका वोट कटा, बिहार में अगर 60 लाख वोट कट गया, 50 लाख वोट कट गया, तो 50 लाख में से 5 लोग तो आते हैं। वो 50,000 5 लाख लोग 50,000 लोगों में से 2-4-5 तो आते कोर्ट में, और ये कहते कि साहब हमारा वोट होने के बावजूद कट गया, मैं तो यहां जिंदा बैठा हूं, मेरा तो कल क्यों? क्योंकि इस समय एसआईआर में ये बात के प्रावधान भी रखे गए हैं कि अगर आप झूठ बोलते हैं, आप गलत डेटा देते हैं, तो आपके खिलाफ मुकदमेबाजी भी होगी और आपको देश को गुमराह करने के चार्जेस भी लगेंगे, क्रिमिनल चार्जेस भी लगने की संभावनाएं उसमें अब बिल्कुल पूर्ण रूप से खुली हुई है। इसलिए इनमें से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा, कोई ग्रीवांस नहीं बता रहा। वो तो राहुल गांधी प्रेस वार्ता करके और कहीं से डेटा ले आते हैं, जिसकी वो किसी ऑस्ट्रेलियन सिंगर की, कभी जमैका के सिंगर की, कभी आयरलैंड की सिंगर, और वो ड्रामेटिकल काम करने वाले लोगों की फोटो लगी दिखा देते हैं, जो कि सिस्टमेटिक एरर होता है। आपने दिखाया है, अब उसमें सिस्टमेटिक एरर है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मेरी फोटो भले ही उसमें गलत लगी हो, लेकिन मुझे तो वोट डालने को मिला क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड था, या फिर मेरे पास मेरा पहचान था। वहां वोटर लिस्ट में गलत फोटो होगी, लेकिन मेरे पास तो था और अथॉरिटीज ने माना। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि वोट सही से गिरे, वोट जेन्युइन लोगों का गिरे, भारतीय नागरिकों का गिरे। तो एक तरफ तो बीएलओ के ऊपर ओवर प्रेशर है कि वो एसआईआर कर रहा है, उनका अवगत करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, मुझे लगता है उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी चाहिए, और उनको मेंटल स्ट्रेस ना हो इसके लिए भारतीय नागरिकों को प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि एसआईआर के मामले में जिनकी ग्रीवांसेस हैं, उनके पास, चुनाव आयोग के पास खुद की ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी होती है। आप जाएं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकते हैं, या हर जिले में चुनाव आयोग का एक कार्यालय है, उस कार्यालय में जाकर आप बता सकते हैं कि हमारे जब फाइनल लिस्ट आएगी कि हमारा नाम आया कि नहीं आया, क्यों आया, गलत आया। अब सपोज किसी के 4 वोट बने हुए हैं गांव में, अब उसका 1 बनेगा, कई जगह पर वोट बने हुए, मेरा वोट मेरे गांव में बना हुआ है। तो मेरे गांव में जब बीएलओ पहुंचा तो उसने पूछा कि भाई ये, हमारे गांव के लोगों ने हमको फ़ोन किया, जो मस्जिद बच्चे काम करते हैं, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि भैया आपका यहाँ पर डेट वेरिफिकेशन चाहिए, हमें कोई डॉक्यूमेंट भेज दो व्हाट्सएप करके, बाकी घर में भाई बहनों से साइन करवा लेंगे। हमने उनको आधार, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी उन्होंने मांगा वो हमने भेज दिया, और वो वहाँ फॉर्म भर दिया, बीएलओ ने क्रॉस वेरीफाई कर लिया, पुरानी पीढ़ियों का भी रिकॉर्ड उसमें है ही, और गाँव के हम तो 10,000 साल से वहां पर रह रहे होंगे, तो वहां पूरा डिटेल उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया। वेयर इज द प्रॉब्लम? मुझे जाना भी नहीं पड़ा और कोई समस्या नहीं, घर का कोई भी व्यक्ति उसको साइन कर सकता है, और चूंकि मेरा वोट बहुत पुराना बना हुआ है इसलिए उसको क्रॉस वेरीफाई करके हो गया। ये इतनी अच्छी सुविधा सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने दे रखी है कि किसी का वोट कटने वाला नहीं है, एटलीस्ट अगर वो जेन्युइन व्यक्ति है तो। लेकिन संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको कष्ट होना ही होना, जिसका संदिग्ध वोट है उसको कष्ट होना ही होना। और ये अनुमान है कि 10% देश में वोटर कट जाएगा। अगर ये 10% वोटर कट जाएगा तो आप ये मान कर चलिए कि अभी विपक्ष को और मुसीबतें होने वाली हैं और समस्याएं होने वाली हैं, जिसको इंगित करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई जेन्युइन व्यक्ति तो आ ही नहीं रहा है, जिसका वोट कटा है वो तो आ ही नहीं रहा है, जिसका नाम कट गया है वो तो आ ही नहीं रहा है। आप हमारी अदालत में आ रहे हैं, क्या ऐसी कोई ग्रीवांस किसी की ओरिजिनली है ही नहीं? अब मुझे लगता है कि अगली तारीख पर जब इसकी सुनवाई होगी तब 10-20 लोगों को ये जरूर इंप्लीट करवाएंगे और कहेंगे साहब हमारा कट गया, इनका कट गया, जो कि जेन्युइन केस हो सकते हैं। भाई इतना बड़ा सिस्टमेटिक, जैसे मैंने कहा कि बीएलओ को लेकर भारतीय शिक्षक महासंघ ने चिट्ठी लिखी है, और भारतीय शिक्षक महासंघ ने यह कहा है कि भाई अब 14-14 घंटे 16-16 घंटे काम कर रहा है, उसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा, या उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और वहां मारपीट अलग हो रही है, वहां झगड़े अलग हो रहे हैं, लोग जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं। हमारा बीएलओ से मतलब वो टीचर जो बीएलओ बनकर गया था। इसलिए
इस तरह के एरर 1-8% में होना स्वाभाविक भी है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर जड़ से खत्म कर दीजिए, तो चीफ जस्टिस ने कहा, और 2 जजेस की बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस दूसरे जज साहब ने भी ये बात लगातार कही कि भाई ये तो ठीक नहीं कि आप एसआईआर खत्म हुई, ये तो चुनाव का काम है, और एसआईआर के माध्यम से केवल हम वोट ही तो ढूंढ रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं, जो माइग्रेट कर चुके हैं, उनका वोट कट जाए, तो सही वोटर लिस्ट बन जाए, तो आपको क्या समस्या है। सामने वाले चुप, कोई जवाब नहीं था। लेकिन अभी भी वो ऊधम यही मचा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके पास इलस्ट्रेशन है, अगर आप ये ग्रॉस सिद्ध कर लेते हैं कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, अगर आप सिद्ध करने में सक्षम हैं कि वहां गलत कर रहे हैं, तो हम एसआईआर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आप डेटा तो लेकर आइए। डेटा किसी के पास कुछ नहीं है, डेटा किसी के पास कुछ नहीं, बस इतना जरूर है कि साहब इसको कैंसिल कर दीजिए, इसमें वोट कट रहा है। किसका वोट कट रहा है? हमारा वोट कट रहा है। क्यों वोट कट रहा है? क्योंकि साहब इसी से तो हम जीत कर आते हैं, इसी से तो हमारा कुछ महत्व है। और ये सब जो डबल वोट है वो बेईमानी से पड़ता है। और सबसे बड़ी उनका जो कष्ट है वो ये है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट, चाहे वो श्रीलंका से हों, चाहे वो पाकिस्तान से हों, अफगानिस्तान से हों, नेपाल से हों, या कहीं और से हों, ये जो इलीगल इमिग्रेंट भारत में हैं, इनके ऊपर एक बड़ी गाज गिरेगी, जो लगभग 5 करोड़ या उससे ऊपर निकलने वाले हैं। ये कष्ट एसआईआर का नहीं है, ये कष्ट एनआरसी का है, क्योंकि ये एसआईआर एनआरसी के का ही एक दूसरा रूप है, जो हो जाएगा तो बड़ी संख्या में लोग सामने आ जाएंगे। और एनआरसी के चक्कर में तो आपको याद है शाहीन बाग हो गया था, देश 6 महीने बंद रहा, और क्या नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मुसलमान पाकिस्तान से आया, जो बांग्लादेश से आया, जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, जो उइगर है, कोई भी जो हमारे देश में आया है, उसको तो उनको सस्टेन करना है ना। बिरादरी वाले लोग हैं, ये जो बिरादरी वाले लोग हैं ना, इनकी वजह से समस्या रही। लेकिन सरकार भी पीछे पड़ी हुई है और वो इन लोगों को बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है। भले ही एसआईआर के बाद फिर एनआरसी की जाए और उसके बाद उनको चिन्हित करके बाहर किया जाए, क्या होगा वो आगे फिर से अपडेट करेंगे। लेकिन आग बहुत भयंकर लगी है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं पीड़ा है कि भाईजान बाहर चले जाएंगे, भाईजान अपने देश चले जाएंगे, भाईजान से भाईचारा टूट जाएगा, तो कैसे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाया जाएगा। ये बहुत सारे कष्ट लोगों को हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।